Hello friends, welcome back on Sahil Study Techniques. Hope you all are fine. So friends, today we are going to start a polity which is very important for your supervisor exam. Only 37 days are left for your exam. So we will target these 37 days and studies only those things which are very important for your exam. Okay. So stay connected with me. Let's start with polity first. सबसे पहले है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, 1939 टू 1945 का टाइम था। ठीक है, अब यहाँ पे डिमांड आती है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की। एम.एन. रॉय आते हैं, आई.एन.सी. और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब इनकी जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट नहीं की गई। जो एम.एन. रॉय थे ये एडवाइजर थे। ठीक है, अब इनकी डिमांड एक्सेप्ट नहीं की गई। बाद में अगस्त ऑफर आया 1940 को, वो भी फेल हुआ। फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 को, वो भी फेल रहा। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस और बेवल प्लान जिसे कहा जाता है 1945 में, वो भी आया बट वो भी फेल रहा। ठीक है, अब क्या होता है, जो विंस्टन चर्चिल थे, फादर ऑफ ब्रिटेन इन्हें कहा जाता था, इनकी ये काफी पावर में थे तब। ठीक है, अब इंडिया में फमाइन आ गया तो क्या हुआ कि इंडिया के लोग भूख से तड़फ रहे थे। ठीक है, अब जो भी स्टॉक था फूड का वो सारा कहाँ पे इकट्ठा करने लगे, ब्रिटेन में। अब विंस्टन को बोला गया है कि आप थोड़ा सा स्टॉक इंडिया में भिजवा दो ताकि वो लोग भी अपना थोड़ा बहुत खाना खा सके, बट इन्होंने कुछ नहीं भिजवाया। इन्होंने क्या बोला कि गांधी जी क्यों नहीं मर रहे हैं अभी तक फेमाइन से। ठीक है, इन्होंने गांधी जी के लिए ये शब्द बोले। तो फिर क्या होता है कि अब वर्ल्ड वार का थोड़ा इम्पैक्ट ब्रिटेन पे भी पड़ गया। ठीक है, अब विंस्ले की एक पार्टी होती है कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि हार जाती है 1945 में। ठीक है, अब न्यू लेबर पार्टी आती है जिसके जो मेंबर थे वो कैलमिटी एटली थे, ये 1945 में आती है। ठीक है, इनके 3 कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं जिन्हें इंडिया में भेजा जाता है कि हेल्प होगी थोड़ी बहुत कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। ठीक है, अब इनके जो 3 बंदे आते हैं वो कौन कौन से थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन के दौरान आते हैं 1946 में जो आया। ठीक है, ये पब्लिश हुआ था 16 मार्च 1946 में, बट ये इंडिया में 24 मार्च को आया। यही कैबिनेट मिशन प्लान की हेल्प से ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ये फ्रेम हुआ था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशंस प्लान। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म्ड हुई थी नवंबर 1946 को, किस स्कीम के दौरान, कैबिनेट मिशन प्लान के दौरान। जैसे कि मैंने आपको बताया था कितने 3 मिनिस्टर आए थे। ठीक है, 3 कैबिनेट मिनिस्टर आए थे, पैथिक लॉरेंस थे, स्टैटिक क्रिप्स एंड ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है, अब क्या हुआ, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली वॉज 389। जो टोटल स्ट्रेंथ थी तब की वो 389 थी। आउट ऑफ दीज 296 वर इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द ब्रिटिश इंडिया, जिनमें से 296 ब्रिटिश इंडिया के थे, इलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, एंड 93 सीट वर अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट। 93 सीट्स किसे अलॉट की गई थी, प्रिंसली स्टेट को। अब इसमें क्या था, जो 60% था वो प्रोविजंस था और 40% थी प्रिंसली स्टेट। ठीक है, प्रोविजन जो था वो डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश कंट्रोल के था एंड जो प्रिंसली स्टेट थी वो रूलर्स, ठीक है, जैसे किंग हो गए, इनके कंट्रोल में थी। अब क्या होता है, 290 आउट ऑफ 296 मेंबर 292 मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। 292 मेंबर कौन इलेक्ट करते हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, वाइल 4 मेंबर्स वर टू रिप्रेजेंट द 4 चीफ कमिश्नर प्रोविजन। और 4 मेंबर किन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, चीफ कमिश्नर प्रोविजन को। ठीक है, कौन कौन से, दिल्ली, अजमेर, कॉर्ग एंड बलूचिस्तान, ये चारों आप याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़े। 93 सीट रिजर्व्ड फॉर प्रिंसली स्टेट। अब 93 सीट किसके लिए प्रिजर्व की गई, प्रिंसली स्टेट के लिए। अनफिल्ड एज दे स्टेड अवेट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, लेकिन ये फील्ड नहीं हुई तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, अब क्या होता है, द इलेक्शन वर हेल्ड इन 1946। अब 1946 में इलेक्शन हुई। ठीक है, आई.एन.सी. 208 सीट से जीत जाता है। ठीक है, मुस्लिम लीग की 73 सीट थी, इंडिपेंडेंट की 13 थी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हील्ड इन इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। ठीक है, इनकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी दिल्ली में। ठीक है, एंड रीअसेंबल ऑन, और फिर से हुई थी जो 14 अगस्त 1947 में। देन नेक्स्ट है, इट टुक 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 मंथ एंड 18 डेज लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज मूव्ड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया, ये किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, on 13 December 1946 by Pandit Jawaharlal Nehru, which was adopted after deliberations and debate in assembly on 22 January 1947। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था। ठीक है,
लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो थे ये हेड थे यूनियन कैबिनेट के, ठीक है। अब 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने ये दिया, बट ये कब आया असेंबली, कब इसे फाइनली अडॉप्ट किया गया, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये टेम्पररी थे, ठीक है, परमानेंट नहीं थे। When it meet on 9 December 1946, while later Dr. Rajendra Prasad and H.C. Mukherjee, ठीक है, H.C. Mukherjee कौन है, हरीश चंद्र मुखर्जी, were elected as the president and vice president of assembly। बाद में क्या हुआ था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये प्रेसिडेंट बने और H.C. मुखर्जी जो थे ये वाइस प्रेसिडेंट बने, ठीक है। अगर हम बात करें ना कि ओल्डेस्ट मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर B.N. रॉय वॉज अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो B.N. राव थे ये एडवाइजर थे उस असेंबली के, ठीक है। अब 2-3 और टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। जैसे जो विजय लक्ष्मी पंडित थी वो फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर थी और फर्स्ट प्रेसिडेंट थी UNGA की, ठीक है। फिर सुरुचेता जो थी वो फर्स्ट फीमेल CM थी, ठीक है। सरोजनी नायडू को किसका टाइटल मिला था, नाइट एंजल ऑफ इंडिया का। जो बेगम हजरत रसूल थी ये ओनली मुस्लिम फीमेल थी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूशन को ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट अब है हमारा ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज अ पास। 26 नवंबर को 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर किया गया पास। द रेस्ट ऑफ द प्रोविजन कम इनटू फोर्स, लेकिन ये फोर्स में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपॉइंटेड नंबर ऑफ कमेटीज, टास्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अब कमेटीज आई, ठीक है। सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपॉइंटिंग ए ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी कब अपॉइंट हुई थी, 29 अगस्त 1947 को। ये डेट सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हु वाज अ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ये भी क्वेश्चन सीधे कभी कभी पूछ लिया जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज अ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। सबमिटेड फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली ऑन 21 फरवरी 1948। फर्स्ट जो ड्राफ्ट था इन्होंने कब सबमिट करवाया था, 21 फरवरी 1948, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको याद रखनी है। एंड सेकंड ड्राफ्ट कब हुआ था, अक्टूबर 1948 को, ठीक है। अब कुछ कमेटीज आई थी और उसके हेडेड देखिए, कमेटी नेम्स एंड हेडेड वाई। सबसे पहली कमेटी थी यूनियन पावर कमेटी, हेडेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही। नेक्स्ट है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जिसके हेड थे सरदार पटेल। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी जिसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट कमेटी जिसके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेटीज कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स मिनोरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इसके हेड कौन थे, सरदार पटेल, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा एनेक्टेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। On 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्ट कंटेनिंग अ प्रियम्बल्स। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ इसमें क्या किया था, एक प्रियम्बल्स था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे एंड 8 शेड्यूल थे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अंडरगोन 103 अमेंडमेंट। जब ये 103 अमेंडमेंट के दौरान आया तो तब इसमें क्या हो गया, 25 पार्ट्स हो गए, 448 आर्टिकल्स हो गए एंड 12 शेड्यूल्स हो गए, ठीक है। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें 7 मेंबर बॉडी थी, कौन कौन थे उसमें, एक थे हमारे, इसमें मैंने नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, अब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 मेंबर बॉडी जो थे, फर्स्टली थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सेकंड नंबर पे थे अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, थर्ड नंबर पे थे गोपाल स्वामी अयंगर्स, है ना, फोर्थ पे टी कृष्णमाचार, फिफ्थ नंबर पे थे KM मुंशी, सिक्स पे थे साहिब मोहम्मद एंड सेवंथ पे थे एन माधव, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 मेंबर बॉडी। देखिए अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता देती हूँ। देखिए अगर एक बुक्स है, ठीक है, उसको मान के चलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या था, इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन होगा वो प्रियम्बल होगा, ठीक है। जो उस बुक में चैप्टर होंगे वो पार्ट्स होंगे, ठीक है। जो एक्चुअल उसमें टॉपिक या कंटेंट होगा वो उसके आर्टिकल होंगे, आर्टिकल के अंदर क्लॉजेज एंड सब क्लॉजेज आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो उसमें समरी या कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो शेड्यूल्स होगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे वो वहां पे अपेंडिक्स होगा।
1,17,369 वर्ड से मिलकर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है। पहले जब ये बना इसमें 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे, 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन अब इसमें 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं एंड 395 आर्टिकल हैं, ठीक है। 103 अमेंडमेंट के दौरान ये सब चेंजेस हुई थी, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इसमें जो फर्स्ट कॉपी है ना सर्वे ऑफ इंडिया, फर्स्ट कॉपी जो कॉन्स्टिट्यूशन की वो सर्वे ऑफ इंडिया में है, हेडक्वार्टर देहरादून में रखी गई है, ठीक है। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हैंड रिटन है, वो लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में रखा गया है, ठीक है। हीलियम गैस के अंदर इन्हें रखा जाता है क्योंकि ताकि इनके पेज जो होते हैं वो खराब ना हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। और एक और, एडॉक कमेटी ऑफ नेशनल फ्लैग के जो हेड थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये मेन 2-4 क्वेश्चन है, ये याद रखना आप, मैंने लिखा नहीं है इसमें। नेक्स्ट हमारे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का है। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन हैज 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। ये तब के थे, अभी तो चेंजेस हुए हैं, ठीक है। सेकेंड है borrowed, मैनी प्रोविजंस हैज बीन अडॉप्टेड। वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, इसमें मोस्टली चीजें borrowed की गई हैं, जैसे कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, बहुत सारी चीजें हैं जो borrowed की गई हैं, ठीक है, borrow की गई हैं। नेक्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ठीक है। जो लिखा है मीन वही माना जाएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है, मीन जो लिखा है वही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्शली फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, ठीक है। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फ्लेक्सिबल है और रिजिड है, ठीक है। पार्लियामेंट अमेंडमेंट लेकर आ सकता है, बस बेस स्ट्रक्चर में आना चाहिए। अगर बेसिक नहीं हुआ तो वो लॉ कानून नहीं बन पाएगा, अदरवाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड इन द स्टेट्स, ठीक है। पार्लियामेंट टाइप्स की गवर्नमेंट है, सेंटर में और स्टेट में। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट है ये हेड है यूनियन ऑफ इंडिया के, एंड जो गवर्नर होते हैं ये हेड होते हैं स्टेट के। बट दे एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये किसकी एडवाइस पे एक्ट करेंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होगी, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अब हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देयर इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। हमारी जो जुडिशरी है ये सिंगल है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है सेक्युलर स्टेट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड फॉर सेक्युलर स्टेट, दैट इज ऑल रिलीजन्स इन अवर कंट्री हैव इन सेम राइट्स एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये सेक्युलर है, ठीक है, मीन सभी धर्मों को एक जैसी इंपॉर्टेंस दी जाती है, कोई सुपीरियर कोई इंफीरियर नहीं होता। जो सेक्युलर स्टेट है इसमें 3 टाइप के सिस्टम आते हैं, जैसे एक होती है एस्थेटिक स्टेट जिसमें एंटी रिलीजन मीन नो रिलीजन, एक होती है थियोक्रेटिक स्टेट जिसमें सिंगल रिलीजन लाइक इस्लाम, ठीक है, मुसलमानों का होता है ना एक ही इस्लाम। नेक्स्ट है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट में क्या होता है कि ऑल रिलीजन आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। एवरी इंडियन स्टेट हैज अ राइट टू वोट इन द इलेक्शन विदाउट एनी डिटर्मिनेशन ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन एक्स्ट्रा, ठीक है। इंडिया स्टेट में सबको राइट है वोट डालने का, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई कास्ट के बेस पे, सेक्स, रिलीजन, किसी भी बेस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड टू 18 ईयर फ्रॉम 21 ईयर्स इन 1989 बाय द 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, ठीक है। अब इसमें क्या किया है कि वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया है। पहले 21 ईयर से वोट डालने का अधिकार था, अब 18 ईयर वाला भी वोट को डाल सकता है, ठीक है। और ये किस अमेंडमेंट के दौरान हुआ था, 61 अमेंडमेंट एक्ट के दौरान, ठीक है, 1988 में। ये याद रखने, आपको सिर्फ अमेंडमेंट याद रखनी होती है, ठीक है। जैसे 61st अमेंडमेंट है ना, इसमें क्या हुआ था, पीछे जो मैंने आपको 2-4 अमेंडमेंट पढ़ाई हैं वो भी याद रखनी होती है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस। India Constitution has a special provision to meet any extraordinary situation or emergency. During emergency, the central government become powerful and state comes under the control of it. ठीक है, अब जब इमरजेंसी होती है ना तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पावरफुल हो जाती है और स्टेट भी किसके अंडर आएगी, अब सेंटर के अंदर तब, ठीक है। ड्यूरिंग इमरजेंसी अवर फेडरल सिस्टम बिकम यूनाइटरीज विदाउट एनी अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी के दौरान हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो भी यूनाइटरी हो जाता है बिना कोई अमेंडमेंट लिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है प्रियम्बल। सबसे पहले प्रियम्बल टेकन फ्रॉम यूएसए मीन बारो किया गया यूएसए से, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रियम्बल मीन्स इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक बुक है
उसमें जो इंट्रोडक्शन होगा वो प्रियम्बल होगा, जो चैप्टर होंगे वो पार्ट्स होंगे, जो एक्चुअल टॉपिक्स होंगे वो आर्टिकल्स होंगे, जो उसकी समरी होगी वो शेड्यूल्स होंगे, जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे वो अपेंडिक्स होगी। ठीक है, तो प्रियम्बल क्या है, एक इंट्रोडक्शन और प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रीसोल्यूशंस, ये किसके बेस्ड पे है, ऑब्जेक्टिव रीसोल्यूशंस ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 13 दिसंबर 1946। इसे किसने ड्राफ्ट किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को अडॉप्ट हुआ था, बट ये इनेक्टेड कब हुआ था, 22 जनवरी 1947 को, और एप्लीकेबल ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रियम्बल क्या है, इंट्रोडक्शन है और समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, द आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, जो आइडिया है इसमें जो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये कहाँ से लिया गया है, रशियन रेवोल्यूशन में से 1917 को। ठीक है, जस्टिस हो गया न्याय, सोशल हो गया सामाजिक, ठीक है, इकोनॉमिक हो गया आर्थिक एंड पॉलिटिकल हो गया राजनीतिक। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हैव बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशंस। ठीक है, ये सब कुछ कहाँ से लिया गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन में से। अब इस पे कमेंट्स आए थे कुछ, ठीक है, कमेंट्स फॉर प्रियम्बल्स, जैसे आइडेंटिटी कार्ड, इसको किसने बोला था, एन.के. बल्कीवाला ने। ठीक है, किसी ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, ठाकुरदास भार्गव ने। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला था, के.एम. मुंशी ने। की नोट इसे किसने बोला था, अर्नेस्ट बार्कर ने। ठीक है, अब जो प्रियम्बल होता है वो ऐसे होता है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, प्रियम्बल ऑफ इंडिया मीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हम इंडिया के लोग, हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। ठीक है, इसमें कहते हैं कि भारत को एक सप्रभु देश बनाने का गंभीरता से संकल्प लेते हैं। ठीक है, जिसमें सोशलिस्टिक, सेकुलर, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, ठीक है, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र, रिपब्लिक, गणतंत्र एंड सिक्योर टू ऑल सिटीजन। ठीक है, और सबको क्या करना है, सिक्योर करना है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल। ठीक है, जस्टिस हो गया न्याय, सोशल सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक एंड पॉलिटिकल इज राजनीतिक। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव्स, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, सबको लिबर्टी होनी चाहिए, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, ठीक है, आस्था, विश्वास, अपनी पूजा, सब में। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ठीक है, विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्टेटस में सभी को इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई इंफीरियर सुपीरियर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, ब्रदरहुड होना चाहिए इसमें। ठीक है, अखंडता, यूनिटी, एकता, इंटीग्रिटी, अखंडता होनी चाहिए। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन दिस 26 days of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ठीक है, 26 days of November 1949 को ये अडॉप्ट हो गया था। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ प्रियम्बल। स्टेटस मीन किसी ने मतलब इस पे केस स्टडी हुई थी, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है प्रियम्बल का। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पे है बैरवरी केस। द कोर्ट स्टेटेड दैट प्रियम्बल इज अ की टू ओपन माइंड ऑफ मेकर व्हाट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहे हैं कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कंसिडर नहीं किया गया है। दिस इज देयरफॉर इट इज नॉट इनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये कोर्ट ऑफ लॉ से इनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, तो मीन ये वाले केस ने नो बोल दिया कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ये प्रियम्बल। सेकंड केशवानंदा भारती केस आया जिसमें द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बोला क्या, जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, इट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला गया है कि ये क्या है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट हैज वंस अगेन हील्ड द प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। ठीक है, इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये प्रियम्बल एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन ये डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं किया गया है कोर्ट में से। ठीक है, ये हमारा प्रियम्बल भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें शेड्यूल्स। ठीक है तो इसमें बहुत कुछ पार्ट्स हैं, बट मैंने अभी थोड़ा ही इंपॉर्टेंट चीजें ही यहाँ पे पढ़ाई हैं। हम बाकी कंटिन्यू बाद में करेंगे एग्जाम के बाद। फिलहाल तो हम 37 डे को टारगेट रख के चल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे शेड्यूल। इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, सीधे शेड्यूल के बारे में ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन हैज ओनली 8 शेड्यूल।
ठीक है, पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तब 8 शेड्यूल थे, टू विच 4 मोर एडेड ड्यूरिंग द सक्सीडिंग 66 ईयर। तो 4 इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, इसकी जो ट्रिक है वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से टेरिटरीज, ई से इम्यूलमेंट्स मीन सैलरीज, ए से अफर्मेशंस मीन ओथ, आर से राज्यसभा जो सीट एलोकेशंस होती हैं, एस से शेड्यूल एरियाज। ठीक है, ओ से अदर शेड्यूल एरियाज। नेक्स्ट एफ से फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट आती हैं। ओ है ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज किस शेड्यूल में आती है, तो किस शेड्यूल में आती है, 8th शेड्यूल में। ठीक है, नेक्स्ट है एल लैंड रिफॉर्म्स, डी है डिफेक्शन जो दल बदल कानून छोड़ना, ठीक है, पार्टी चेंज कर लेना। देन पी है पंचायत एंड एम है म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, ये हमारे क्या थे, 12 शेड्यूल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सिर्फ नाम याद रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज किस शेड्यूल में है, ठीक है, शेड्यूल एरिया किस शेड्यूल में है, इनमें से इसी टाइप के क्वेश्चन निकलते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। And so in the tomorrow class we will study freedom struggle, which will be very important for your supervisor exam. So you stay connected with me. Thank you again.